नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज भारत जिसे कुछ दल इंडिया कहने पर परहेज कर रहे हैं या यूं कहें वो सिर्फ इसके जरिए राजनीति कर रहे हैं। वैसे तो इस पर राजनीति सभी दल कर रहे हैं क्योंकि कुछ दल मुद्दों को लोगों से अलग थलग रखना चाहते हैं, तो वहीं कुछ दल हर छोटी बड़ी बात को मुद्दा बनाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे G20 से जन्मे सवालों की, जिन्हें वाकई में समझना जरूरी है। हमारा संविधान जो कि बताता है इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट है। अब अगर सरकार को इससे देश के विकास में व्यवधान है या दिक्कत है तो संशोधन करे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि नाम क्या है और क्या होना चाहिए। सवाल तो ये है कि बिना प्रक्रिया के वैश्विक सम्मेलन में ऐसा करना कितना उचित था, क्या उचित है। क्योंकि किसी भी देश के विकास की गति में इस बात का पूरा योगदान होता है कि वहां की राजनीतिक सत्ता में स्थायित्व है। G20 सम्मेलन व 20वें आसियान सम्मेलन में नाम को लेकर जो भी हुआ वह यह दर्शाता है कि भारत यानी इंडिया के भविष्य में राजनीतिक स्थायित्व बना रहना बड़ा मुश्किल है। देश के नाम की राजनीति को विपक्षी दलों की एकता इसे वर्तमान मोदी सरकार की बौखलाहट बता रहे हैं। इस सवाल पर जब राजनीतिक विश्लेषकों से बात की तो उनका भी कमोबेश यही मानना है कि वैश्विक स्तर पर आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि अपने दल का। इसी G20 सम्मेलन ने एक और मौजूद प्रश्न को जन्म दिया, वह है विपक्षी दलों की एकता का। विपक्षी दलों की एकता को लेकर कांग्रेस के अंदर कई फाड़ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 सम्मेलन में रात्रि भोज का निमंत्रण न देने को राजनीतिक विश्लेषक प्रोटोकॉल के विपरीत मान रहे हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को खड़गे से ज्यादा ममता की चिंता है, उन्हें क्यों बुलाया गया, जबकि कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें आमंत्रित किए गए थे। जिस वक्त देश में वैश्विक सम्मेलन चल रहा था उस वक्त राहुल गांधी यूरोप में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे थे। इस पर जब विश्लेषक अनुपम तिवारी से सवाल किए तो उन्होंने बताया कि यह ठीक वैसे ही है जैसे घर में आई बारात का स्वागत करने के बजाय अपना अलग ढिंढोरा पीटना है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा जिस तरह से जो बाइडेन ने वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए कि मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से ह्यूमन राइट्स व अन्य मुद्दों पर बात की, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यह बात कहीं न कहीं राहुल गांधी की बात को सही साबित करता है। G20 सम्मेलन से भारत को कितना फायदा पहुंचा, इस सवाल पर अनुपम तिवारी ने बताया, भारत के आर्थिक विकास के कई सारे रास्ते इस सम्मेलन ने खोल दिए। साथ ही विश्व के दो विरोधी ध्रुव रूस और अमेरिका को एक मंच पर खड़ा किया इस सम्मेलन ने। एक बहस और बहुत ज्यादा हो रही है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। दरअसल ये राजनीतिक बहस का रूप ले रही है, हालांकि ये बिल्कुल राजनीतिक बहस नहीं है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, ये हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न बताता है कि हमारी पहचान क्या होनी चाहिए, हमारी विरासत क्या होनी चाहिए और हमें किस तरह का भविष्य बनाना चाहिए। यानी कि इस बहस की गुंजाइश सड़कों पर नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, इसकी गुंजाइश विद्वानों के बीच में है, संसद में है। इसकी बहस की गुंजाइश बड़े बड़े कॉलेजेस में, फैकल्टीज़ में, एकेडमिशियंस के बीच में है। तो इस बहस को अगर वहीं पर रखा जाए तो ज़रूर इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। बाकी भारत के जो फोर फादर्स रहे हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, उन्होंने इतनी गुंजाइश हमारे लिए छोड़ दी थी कि हम चाहे अपने देश को भारत कहें चाहे इंडिया कहें, दोनों नामों से वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को ही दिखाएगा। देश के अंदर जब भी कोई बड़ा आयोजन हो और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी न सिर्फ विपक्ष की है बल्कि पक्ष की भी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय तमाम टीवी चैनलों पर सुनने को मिल रहा है कि G20 के बारे में कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही है। कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर G20 का नाम लेकर के, जिसमें भारत की छवि दुनिया भर में बढ़ी है, उसका नाम लेकर के वो सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा कर रही है। और सरकार को भी ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है उन मुद्दों का जवाब क्या सरकार के पास है, और अगर है तो उनको पब्लिक डोमेन में डाला जाए। तो राजनीति से इतर कुछ चीज़ें हो तो ज़्यादा बेहतर लगती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जो भी पैमाने हैं उन पैमानों पर G20 बहुत सफल आयोजन रहा है। इसके पहले भारत ने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए हैं, और सिर्फ वो डिप्लोमेटिक आयोजन ही नहीं, खेल के आयोजन भी किए हैं, विश्व कप करवाए हैं, काफ़ी बड़े ट्रेड फेयर्स भी किए हैं हमने, और लगभग ज़्यादातर जगहों पे हम सफल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भी हम सफल रहे हैं और इसकी सराहना करी जानी चाहिए। विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार को बड़ी विनम्रता से देना चाहिए, और विपक्ष को भी बेकार के सवाल उठाने के बजाय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ सवाल ऐसे हैं जो तल्ख हैं और सरकार के लिए वो गले का फांस भी बन सकते हैं। G20 की तमाम बैठकों में बहुत सारी चर्चाएं हुई, कुछ बायलैटरल बातें हुई, कुछ मल्टीलैटरल टॉक्स हुए, लेकिन जो चीज़ यहाँ से निकल करके सामने आई है वो अभूतपूर्व है। दरअसल हमको ये समझना पड़ेगा कि इस समय वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। कोल्ड वॉर के बाद से ये पहला समय है जब एक देश ने दूसरे देश के ऊपर अटैक करके रखा हुआ है। जब चीन जैसी उभरती हुई महाशक्ति ने अपने तमाम पड़ोसियों को अपने विस्तारवाद की नीति के तहत फंसा रखा है। चीन ने ही कई सारे देशों को कर्ज के जाल में इस तरह से फंसाया है कि वो देश दिवालिया होने के कगार पर आ चुके हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए बहुत आसान नहीं था। ऐसे ऐसे फैक्शंस थे जो आपस में बात नहीं करना चाहते थे, उनको बातचीत की टेबल पर लाना और एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन करा पाना, ये भारत के ही बस की बात थी। हमको मानना पड़ेगा अपने डिप्लोमेट्स की उस टीम को, उनकी सराहना करनी पड़ी थी जिसने इस कठिन निगोशिएशन को अंजाम तक पहुंचाया है। अगर पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो सबसे बड़ा आउटकम तो यही है कि भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक बड़ा कॉरिडोर बनने वाला है, जो कि व्यापार को, इस पूरे क्षेत्र में व्यापार को बहुत गति प्रदान करेगा। एक बार फिर से जिस पुराने सिल्क रूट की हम बात किया करते थे वो जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और अच्छी चीज ये हुई है कि अभी तक उपेक्षित देश जो अफ्रीका के गरीब देश हैं उनको भी भारत मुख्य धारा में शामिल करने में सफल रहा है, उनको भी G20 का मेंबर बनाया गया है। अब ये G20 नहीं G21 कहलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब बड़े आयोजन होते हैं तो बहुत सारे उनके पॉजिटिव आउटकम्स, कुछ निगेटिव आउटकम्स भी होते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि भारत ने इस तरह से ये आयोजन करवाए हैं जिससे भारत की आज दुनिया में वाहवाही हो रही है, भारत का कद बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चर्चा या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।